हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके पहले वाली क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज ए कैपिटल स्ट्रक्चर, और हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक और कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पे आज की क्लास में ये देखने वाले ना कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस में अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। इट मींस कि एक बिजनेसमैन जो होता है, यानी कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो ये कॉम्बिनेशन डिसाइड ही कर रहे होते हैं कि भाई हमारे सोर्स ऑफ कैपिटल कैसा होना चाहिए या सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसा होना चाहिए। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो उनको माइंड में रखना होता है, अदरवाइज जो बिजनेस होगा उनका वो नेगेटिव में जा सकता है। तो फैक्टर्स कौन कौन से, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स, नंबर वन इंटरनल फैक्टर्स, नंबर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ध्यान से सुनना, धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। नंबर वन इंटरनल फैक्टर्स, नंबर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। इट मींस इफ यू टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स, देयर आर बेसिकली टू फैक्टर्स, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसमें से जो इंटरनल है, दिस वन इज मच इंपॉर्टेंट, मार्च 2019, राइट। ये जो क्वेश्चन है इंटरनल फैक्टर्स, ये मार्च 2019 में इन लोगों ने पूछा था। एक्सटर्नल फैक्टर्स में से क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको भी एक बार रीड जरूर कर लेना है। आज की क्लास में बेसिकली जो मेरा मेन टारगेट होगा वो इसको एक्सप्लेन करना होगा। इन केस अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम कंज्यूम हुआ वो कम है, राइट नाउ जैसे मैं एक टाइमर लगा के सेट करता हूँ कि भाई एक क्लास जो है ना ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर वो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ज्यादा लेंदी नहीं हुआ है, तो इन टॉपिक्स को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल राइट नाउ तो अभी यही टारगेट बना के चलते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स क्या होता है वो देखो। यहाँ पे मैं पहले एक बात बताऊंगा, इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है। इंटरनल का मतलब क्या होता है, बिजनेस के अंदर का, सिंपल सा याद रखना है लैंग्वेज में, बिजनेस के अंदर के ऐसे रीजंस होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, और ये ऐसे रीजंस है जो बिजनेस के बाहर के हैं। देखो इंटरनल है तो उसको हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स वी कैन नॉट कंट्रोल, राइट। बस यही एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर इंटरनल की बात करते हैं तो नंबर वन है टाइप्स ऑफ बिजनेस। नंबर वन क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस। नंबर टू साइज ऑफ बिजनेस। नंबर थ्री एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम। देखो अब तीन पॉइंट है जो सेम टू सेम है, टाइप बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस एंड एस्टिमेशन ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस, राइट। नंबर फोर नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसेट। नंबर फाइव एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर सिक्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड नंबर सेवन ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट एक साथ हो गया, यानी कि इन शॉर्ट ये तीन एक साथ और ये दो एक साथ, यानी 5 पॉइंट हो गए। बचा चौथा और पांचवा, नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट एंड एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स। टोटल 7 पॉइंट्स है, जोड़ी बना के याद करना। ये एक, ये दो और ये तीन और ये चार, यानी टोटल 4 ही पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इंटरनल फैक्टर्स, क्वेश्चन ये है कि इंटरनल फैक्टर्स में नंबर वन है टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। देखो टाइप ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि तुम कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो एक छोटी सी दुकान है, स्मॉल स्केल है, ठीक है, एक स्मॉल स्केल है, या एक बहुत ही छोटा सा ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट किया है, या एक छोटी सी शॉप स्टार्ट की है, तो ऐसे केस में क्या होगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, लेस होगी कंपेयर टू अदर बिजनेस। लेकिन अगर मान लो तुम लोगों ने कोई लार्ज स्केल में स्टार्ट किया कंपनी, राइट, तो लार्ज स्केल में स्टार्ट किया होगा तो वहां पे हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, हाई होगी। स्पेशली जो लार्ज स्केल की कंपनीज होती हैं वहां पे जो फिक्स कैपिटल होता है वो उनकी रिक्वायरमेंट काफी हाई होती है। एक एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे मान लो जियो कंपनी है, या रिलायंस कंपनी है, ये टाटा कंपनी है, तो यहाँ पे क्या है, इनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है दैट इज टू मच हाई, राइट। इनका जो प्रोडक्शन है, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लार्ज स्केल पे होता है। तो यहाँ पे यही दिमाग में रखना है कि जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा, टाइप ऑफ बिजनेस का मतलब यही है, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा पैसा, राइट। नंबर वन, तो अब इसको थोड़ा रीड करते हैं। ये जो मैंने बातें बताई इसको याद रखना, ये आपको राइटिंग वाले पॉइंट में हेल्प करेंगे, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ वो देखो, मोर फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। मैंने क्लियरली बोल दिया, मोर फिक्स कैपिटल कहां पे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वाइल लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन ट्रेडिंग यूनिट्स। मैंने सिंपल बोल दिया ना कि जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं या शॉप्स होते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे लेस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, बट जो लार्ज स्केल की कंपनीज होती हैं वहां पे जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वो काफी हाई होता है। तो ये जो मैंने पॉइंट लिखा ये पैराग्राफ में कवर हो गया।
इन सर्विस यूनिट द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट के लिए बोल दिया, जो सर्विस यूनिट्स होते हैं उनके लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है कि बेसिस ऑफ अ सर्विस। अब यहाँ पे तीन बात याद रखनी है। फर्स्ट, स्मॉल स्केल ट्रेडिंग शॉप के लिए लेस कैपिटल, लेस फिक्स कैपिटल। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई कंपेयर टू स्मॉल स्केल, राइट। नंबर 3, यहाँ पे नंबर 3 में ये याद रखना कि सर्विस यूनिट का जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, ऑन द बेसिस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस। क्लियर है? दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ दैट नंबर 2, साइज ऑफ बिजनेस। अब साइज ऑफ बिजनेस का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, ये जो टाइप और साइज है ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे समझो, ड्यू टू लार्ज स्केल एक्टिविटीज बिग बिजनेस यूनिट रिक्वायर फिक्स कैपिटल इन लार्ज प्रपोर्शन, small size industries unit require comparatively less fixed capital, trading unit require less fixed capital comparatively। अब ये जो पॉइंट देखा हम लोगों ने, टाइप ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस, देखो टाइप ऑफ बिजनेस का मतलब कौन से टाइप का बिजनेस है, ध्यान से सुनना, कौन से टाइप का बिजनेस है। कौन से टाइप का मतलब क्या हुआ कि कौन सा काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा ना, एक छोटी सी दुकान है अगर, या एक छोटा सा ट्रेडिंग कंपनी है तो उसमें कम लगता है, तो ये कौन से टाइप का है, और उस टाइप में भी साइज क्या है। इसके वजह से अभी शॉप भी देखा होगा बहुत सारी दुकानों में, तो उनकी दुकान का जो साइज होता है वो काफी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, बहुत सारे क्लोथिंग कंपनीज ऐसे, सॉरी क्लोथिंग स्टोर्स ऐसे होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, राइट। तो जो काफी बड़े होते हैं, जैसे राजधराना, राज तिलक, ऐसे करके नाम सुना होगा गुजरात में स्पेशली, तो ऐसे जो दुकानें होती है वो काफी बड़ी होती है और वहां पे काफी लोग काम करते हैं, राइट। तो ऐसे केस में वहां पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई होगी। तो टाइप का मतलब कौन से टाइप का बिजनेस करते हो, और उस टाइप में भी वो बिजनेस का साइज क्या है। क्लियर है? तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बोला है ड्यू टू लार्ज स्केल एक्टिविटीज, यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली एक्टिविटीज की, राइट। तो ड्यू टू लार्ज स्केल एक्टिविटीज बिग बिजनेस यूनिट रिक्वायर्ड फिक्स कैपिटल लार्ज प्रपोर्शन। सिंपल, लार्ज स्केल एक्टिविटी है तो जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा वो भी कैसा होगा, इन अ लार्ज प्रपोर्शन। स्मॉल साइज इंडस्ट्री है तो उसका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी लेस, राइट। नाउ द थर्ड, ट्रेडिंग यूनिट्स रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल कंपैरेटिवली। जो ट्रेडिंग कंपनीज होती है उनके लिए फिक्स की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर मान लो एक रूम में बैठ के ट्रेडिंग का काम करते हो, आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा क्या जरूरत पड़ने वाली है, राइट। ना ही आपको हैवी मशीन चाहिए, ना ही आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तीन बातें बोला है। नंबर 1, लार्ज स्केल में फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा, स्मॉल साइज में फिक्स कैपिटल कम होगा, ट्रेडिंग कंपनीज में भी लेस रिक्वायर्ड होगा एज कंपेयर टू अदर। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने कवर किया, दैट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। नंबर 2, साइज ऑफ बिजनेस। टाइप में कौन से टाइप का बिजनेस है, साइज में उस टाइप में भी साइज क्या है। क्लियर है? नंबर 3, एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम। अब एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम का मतलब क्या है वो देखो, अर्निंग ऑफ बिजनेस में बी सर्टेन और अनसर्टेन, कंपनी कैन डिपेंड ऑन बोरोड कैपिटल, द फ्यूचर एस्टिमेटेड अर्निंग इज फिक्स्ड एंड हैंडसम। अब यहाँ पे ध्यान से सुना, हैंडसम का मतलब वो हैंडसम वाला नहीं, हैंडसम है, हैंडसम का मतलब यहाँ पे अच्छे से होता है। अभी वो थोड़ा सुनना कि अर्निंग ऑफ बिजनेस मे बी सर्टेन और अनसर्टेन। देखो अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का जो इनकम है ना वो कैसा है या उसका एस्टिमेशन कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, रिक्वायरमेंट ऑफ। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब जैसे कि मान लो मेरी जो मेरी सैलरी है अगर वो काफी अच्छी है, लेते हैं कि मैं 2.5 लाख रुपीज मंथली अर्न करता हूं। एक एग्जांपल लेके चलो, रियल में ऐसा नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है, लाख नहीं लैख, सही बात है, लाख ही है इसलिए। तो 2.5 लाख रुपीज में पर मंथली अर्न करा, इट मींस कि जो मेरी इनकम है वो हाई है, राइट, एस्टिमेशन वो हाई है। तो इट मींस कि मुझे अदर कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं, जो बाहर से मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है, लाइक मैंने लोन ले लिया, किसी और से ले लिया, इंस्टॉलमेंट वाला प्रॉब्लम, ये सब मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। रीजन, आई हैव अ लार्ज स्केल अर्निंग, राइट। तो यहाँ पे इन अ सेम ये बोला है, अर्निंग ऑफ बिजनेस में भी सर्टेन और अनसर्टेन। मेरी तो सैलरी है ना वो फिक्स हो जाएगी, लेकिन अर्निंग जो होता है वो सर्टेन और अनसर्टेन हो सकता है। सो कंपनी डिपेंड ऑन बोरोड कैपिटल, दैट्स व्हाई जो कंपनी होती है डिपेंड्स ऑन अ बोरोड कैपिटल, इफ फ्यूचर एस्टिमेटिंग अर्निंग्स इज फिक्स हेंस। अब ध्यान से सुनना, कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि हाँ फ्यूचर में हम अच्छा अर्न कर सकते हैं तो राइट ना वो पैसे उधार लेके काम कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, नंबर 1 टाइप, नंबर 2 साइज, नंबर 3 इनकम। क्लियर है? वापस, नंबर 1 टाइप मैं लिख देता हूं जिससे याद हो जाएगा, नंबर 1 टाइप, नंबर 2 साइज, नंबर 3 इनकम, यानी TSI।
क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट्स। यानी आपकी कंपनी में बिजनेस का जो मतलब आपका जो कंपनी है उसमें जो एसेट्स है उनका रिक्वायरमेंट कैसा है, उनका नेचर कैसा होने वाला है, कि कैसे एसेट्स की रिक्वायरमेंट, उसके बेस पर भी डिपेंड करता है कि हम पैसे कितने लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इफ रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स आर ऑन अ लार्ज स्केल, सिंपल बात मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर जो फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट वो लार्ज स्केल में है, देन द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर विल बी हाई इन कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब ये बात क्यों बोला है, देखो सीधी सी बात है, अगर हमें फिक्स एसेट्स की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हम कभी भी फिक्स एसेट्स को ज्यादा लोन पे नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज वो रिस्क होता है बिजनेस के लिए। दैट्स वाई वहां पे कोशिश करेंगे कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हो बेसिकली वो कैसा हो, बेस्ड ऑन इक्विटी, राइट। नंबर 2, due to high investment in fixed assets, it is also considered whether fixed assets are to be purchased or to be acquired on a hire purchase on a lease। सिंपल सी बात है, अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इतना ज्यादा पैसा हम लगा रहे हैं ये फिक्स एसेट्स में, तो हमारे पास एक काम करते हैं ना, हम परचेस नहीं करते, हम किसी से क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, राइट, या तो लीज पे ले लेते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ये पॉइंट बोला है, ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुना, हाई इन्वेस्टमेंट 3 कंडीशन अराइज होता है, एक परचेस करे, अक्वायर करे, या हायर परचेस, ये अक्वायर करे ऑन हायर परचेस, या लीज पे ले ले, यानी ये पॉइंट पूरा एक है। क्लियर है इतना? अब ध्यान से सुनना, अगर किसी बिजनेस में फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट ऑन अ लार्ज बेसिस है, ध्यान से सुना, इफ रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स आर ऑन अ लार्ज स्केल, यानी ये पॉइंट फिक्स एसेट्स आर ऑन अ लार्ज स्केल। नंबर 2, तो यहाँ पे हो क्या सकता है कि रेशियो ऑफ इक्विटी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे भी फिक्स एसेट्स के रिक्वायरमेंट के लिए भी वो लोग सोचेंगे कि जैसे हम लोग भी होता है ना, जब कभी कुछ सामान खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर में, अगर आपके घर में किसी ने बाइक ऐसा कुछ परचेस किया होगा, तो वो ये सोचते हैं ना कि अगर पैसा है तो फिर भी क्या इतने पैसे एक साथ लगाना सही होगा, या हम लोन पे ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करवा सकते हैं, वैसा सोचते हैं ना। इन सेम वे एवरी बिजनेस थिंग्स, बिजनेस क्या सोचता है कि अगर मैं सारे पैसे अभी लगा दूंगा तो फ्यूचर में कहां से आऊंगा, मतलब कहां से लेकर आऊंगा। दैट्स व्हाई वो ये सोचते हैं कि क्या अभी एसेट परचेस करना राइट होगा, या एक्वायर करते हैं हायर परचेस पे, या तो लीज पे ले लेते कुछ दिनों के लिए, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर 4 पॉइंट, नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट। नंबर 5, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स। समटाइम्स जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका एटीट्यूड भी डिपेंड करता है कि वो अपने दिमाग में क्या लेके चल रहे हैं, बिजनेस को कंसिडर करके कि क्या उनके माइंड में है, वो देखो। इफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी डिजायर टू retain managerial control of a company, they do not issue equity shares in a greater proportion and depend more on preference shares and debenture। सीधी सी बात है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, वी ऑल नो कि कंपनी के असली ओनर्स यानी ओरिजिनल ओनर्स, ओरिजिनल नहीं लिखते एक्चुअली, ये वर्ड गलत है, कंपनी के एक्चुअल ओनर्स, कंपनी के एक्चुअल ओनर्स कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो इट मींस कि अगर कंपनी में जितना ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसका मतलब उतना ज्यादा कंट्रोल ओनर्स का होगा। कंट्रोल किसका होगा, ओनर का होगा। तो ये लोग क्या कहते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स दिमाग में ये रखता है कि भाई हमारे पास मैनेजर कंट्रोल है, हमें कोई बाहर से आके डिस्टर्ब ना करे, तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इक्विटी ज्यादा इशू ही नहीं करने देते हैं। तो क्वेश्चन है कि पैसे कहां से आएंगे, सो इन दे विल डिपेंड मोर ऑन प्रेफरेंस और डिबेंचर्स, क्योंकि ये लोग कंपनी के ऑनर्स नहीं होते। क्लियर हुआ इतना? नंबर 6, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। पैसे कितने चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है। अब सवाल है पैसे कितने चाहिए, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बिजनेस के काम पर। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स थे वो वापस आ जाएगा, वो देखो। Capital can be raised only by issue of equity shares if requirement of capital is on a small scale। यहाँ पे याद रखना है, रिक्वायरमेंट अगर स्मॉल स्केल पर है तो कहां से मिल जाएंगे, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर टू बी इशूड इफ लार्ज स्केल कैपिटल फंड इज नेसेसरी। यानी सिंपल लार्ज स्केल है तो हम क्या कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। यानी कि दिमाग में रखना है कि रिक्वायरमेंट जो है अगर स्मॉल स्केल में है, सो वी कैन इशू ओनली इक्विटी शेयर्स। अगर जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑन अ लार्ज स्केल, वी हैव टू इशू वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, how much finance will be required in the future for a long term objective plans, possibility of future growth is also to be considered while formulating capital structure। यानी ये दो लाइन स्पेशली मेन है, वो याद रखना है कि अगर का मान लो कंपनी में स्मॉल स्केल रिक्वायरमेंट्स होती है तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज एनफ, बट लार्ज स्केल में रिक्वायरमेंट होता है तो वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर नेसेसरी। ओके, नंबर 7 पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल कितने टाइम के लिए, इफ द कैपिटल इज रिक्वायर्ड परमानेंटली द कंपनी विल प्रेफर टू इशू।
मतलब ऐसे मान लो कि ऐसा भी कंपनी को परमानेंट चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो यू वी ऑल नो कि इक्विटी शेयर सबसे सेफ है। रीजन, इसको हम रिटर्न कब करते हैं, इसको रिटर्न करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, यानी रिटर्न करेंगे डिसोल्यूशन के टाइम पे। और ऐसा तो है नहीं कि कंपनी का डिसोल्यूशन आज ही होने वाला है, सो इट मीन्स कि इक्विटी शेयर ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर मान लो कंपनी को पैसे चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो लोन लेना ही ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम हम पे कर देंगे। दैट्स वाई यहाँ पे बोला है if capital is required for a short period, company will procure capital through debentures and preference shares, राइट। तो अब यहाँ पे फिर दो बातें याद रखनी है। अगर परमानेंटली रिक्वायरमेंट है तो दे विल प्रेफर टू इशू इक्विटी शेयर्स, अगर रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म के लिए दे विल इशू डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंशियल्स। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने अंडरलाइंस किया, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो पॉइंट्स को थोड़ा ज्यादा याद रखना है आपको। जब राइटिंग में, तब जब आंसर्स लिखते हो, तो ये अंडरलाइन वाले वर्ड्स को एनी हाउ आपको एग्जाम में मेंशन करना है, सो दैट द आंसर विल बी मच बेटर कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, जो पूरा का पूरा आंसर्स लिख देंगे, बुक का छाप देते हैं और या अपने मन से बना के लिखते हैं। उनके कंपेयर में अगर आप प्रॉपर वर्ड्स यूज करते हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। तो इन वर्ड्स पे ध्यान रखना है। बिजनेस अर्निंग सर्टेन, अनसर्टेन, डिपेंड्स ऑन बोरोड कैपिटल। अगर सर्टेन नहीं है तो सीधी सी बात है बोरोड कैपिटल होगा। अगर ज्यादा बड़े एसेट्स की जरूरत है, फिक्स एसेट्स की कंपलसरी जरूरत है, तो यहाँ पे इक्विटी हो जाएगा। फिक्स एसेट्स की ज्यादा जरूरत नहीं है या हाई इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस भी हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स को याद रखोगे तो एग्जामिनर जो होगा ना, वो ज्यादा बेटर फील करता है। इवन आंसर्स जो होते हैं वो ज्यादा अच्छी स्किल बन जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कस कर ही लेते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है। तो अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूं, तो नंबर वन है कंडीशन ऑफ बूम डिप्रेशन इन ए कैपिटल मार्केट। बूम और डिप्रेशन का मतलब वो क्या, वो समझो। फॉर स्टडी इनकम इन ए डिप्रेशन पीरियड द इन्वेस्टर्स प्रेफर टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स बट नॉट इन इक्विटी। बूम का मतलब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में जो काम हो रहा है वो बहुत स्पीड में हो रहा है, राइट। और डिप्रेशन का मतलब क्या है, जो सारे काम है वो डाउन है। अब ध्यान से सुनना, अगर काम स्पीड में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, गुड हो रहा है, स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं यहाँ पे थोड़ा वर्ड लिखना चाहूंगा। बूम का मतलब मैं सिंपल बता देता, मार्केट में स्पीड है, जिसको हम हिंदी में तेजी बोलते हैं, गुजराती में नहीं पता क्या बोलते हैं, कि मार्केट में तेजी है। सो इट मीन्स कि अर्निंग ज्यादा होगा, और अर्निंग ज्यादा होगा तो लोग जो है यानी पब्लिक, पब्लिक सोचेगी यार मार्केट से इक्विटी उठा लेते हैं। लेकिन अगर मार्केट डिप्रेस्ड है, इट मींस अर्निंग कम है, तो वो लोग क्या सोचेंगे, मार्केट में इक्विटी परचेस करके रिस्क क्यों लेना। हाँ, आपको लोन चाहिए तो बोलो, लोन मींस ये लोग उठाने की कोशिश करेंगे डिबेंचर्स, राइट। तो यहाँ पे भी वही बोला है, फॉर स्टडी इनकम इन डिप्रेशन पीरियड, ध्यान से सुनना, इन्वेस्टर प्रेफर टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स नॉट इन इक्विटी शेयर्स। इन द पीरियड ऑफ बूम, ध्यान से सुनना, इन पीरियड ऑफ बूम विल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, जो मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। Thus, formulation of capital structure based on the present trends of a capital market. Right? Now, the number two, प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल मार्केट। मार्केट में रेट क्या चला उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई इन कैपिटल मार्केट, द ट्रेंड इज टू इशू इक्विटी शेयर्स टू प्रोक्योर फंड, बिकॉज पेमेंट ऑफ हाई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बिकम्स अ बर्डन ऑन कंपनी। इट मींस कि अगर ऐसा मार्केट में जो कहते हैं ना कि ऐसा सिनेरियो है कि जो बोरोड कैपिटल है, ध्यान से सुनना, जो बोरोड फंड है या बोरोड कैपिटल है, उस पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो इंटरेस्ट काफी हाई है। अब जब काफी हाई है तो बेचारे कहाँ से पे करेंगे, तो ये सोचते हैं काम करते, कंपनी इनको ऑनर बना लेते हैं, और ऑनर में क्या है, पैसा होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, राइट। तो यहाँ पे यही बात बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई इन कैपिटल मार्केट, द ट्रेंड लीड्स टू इशू इक्विटी शेयर्स इफ द पेमेंट ऑफ बिकॉज पेमेंट ऑफ हाई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बिकम्स बर्डन ऑन अ कंपनी। क्लियर है। डिबेंचर्स आर आल्सो गिवन अ प्लेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसा बोला कि ये मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, किसका, डिबेंचर, ये डिबेंचर का, सॉरी, मार्केट में इंटरेस्ट का रेट जो है वो लो है, तो समटाइम्स बोला डिबेंचर भी इशू करते हैं। ऐसा नहीं बोला कि नहीं करेंगे, बट प्रेफर किसको करेंगे, प्रेफर करेंगे इक्विटी को, ऐसा बोला, राइट। नाउ देन थर्ड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज। अब ध्यान से सुनना, when securities are issued to raise capital, company has to incur expenses for issue prospectus, underwriting commissions, brokerage, etc. Cost of capital is more as the expenses are more. The expense incurred in issuing different types of securities are different, although the expense on issuing debenture is lower than the issue of other securities. यानी सिंपल मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल या एक्सपेंसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, मतलब मार्केट में
शेयर है, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर है, उसको अगर हमें इश्यू करना है तो इश्यू करने के लिए भी हमें प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो ये जो प्रोसीजर्स है फॉलो करने के चक्कर में जो एक्सपेंसेस होगा वो कितना होगा, तो वो एक्सपेंसेस भी इफेक्ट करता है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे। देखो वहां पे वही बोला है, व्हेन सिक्योरिटीज आर इश्यूड टू रेज कैपिटल, company has to incur expenses for issue of prospectus, underwriting commissions and brokerage, so the cost of capital will be more as compared to other, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस ज्यादा हो गया। although the expense on issuing debenture is lower than the issue of other securities, याद रखना है मार्केट में जितने भी सिक्योरिटीज हैं उसमें एक्सपेंस ऑन इशूइंग डिबेंचर इज लोअर कंपेयर टू अदर, राइट। नंबर 4, लीगल रिस्ट्रिक्शंस। लीगल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है आरबीआई और सेबी का। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस आर आल्सो to be considered at the time of selecting capital structure. As per Companies Act, the company raising capital fund through securities has to issue equity shares compulsory. अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग द कंपनी रेजिंग कैपिटल फंड थ्रू सिक्योरिटीज दे हैव टू इशू इक्विटी शेयर कंपल्सरली। इन एडिशन टू दिस, रूल्स ऑफ सेबी एंड आरबीआई एंड प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट आर टू बी कंसिडर्ड। यानी सिंपल सी बात बोलूं तो कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए 3 लोग काम कर रहे हैं। एक तो पहले प्रोविजंस ऑफ कंपनी, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, ये तो काम कर ही रहे हैं। इनके पीछे एक लोग और आ गए और वो है सेबी, ये अपना कैपिटल मार्केट हो गया। और फिर एक मनी मार्केट है, और मनी मार्केट का कौन है यहाँ पे, आरबीआई यानी मनी मुद्रा, जैसे हम लोगों ने देखा होगा सुना होगा डायलॉग। तो इट मींस कि यहाँ पे हमें इन तीनों को कंसिडर करना पड़ता है, राइट। नंबर 4 और नंबर 5, टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी में क्या है, कंपनी फॉलोज द ट्रेंड ऑफ इशूइंग डिबेंचर टू एक्वायर मोर कैपिटल फंड इफ द टैक्सेशन रेशियो इज हाई। सिंपल सी बात बताता हूँ, रेट हाई है तो ये लोग क्या इशू करेंगे, डिबेंचर। एनालाइजेस व्हाई, तो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करना होता है ना, ध्यान से सुनना, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। सॉरी, यहाँ पे वो पूरा का पूरा हम यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है हाउ, तो यहाँ पे हम उसको डिडक्ट करवा सकते हैं। सर ये तो हमारा एक्सपेंस है, और अगर हमारा ये एक्सपेंस है तो हमारी सर अर्निंग कहाँ पे हो रही है, सो इट मीन्स कि प्रॉफिट क्या होगा, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। और जब प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो टैक्स भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इन केस शेयर, अगर मान लो मार्केट में हम लोगों ने शेयर इशू किया है, शेयर तो क्या होता है, ऑनर्स फंड होता है, और ऑनर्स फंड में जो टैक्स है वो कंपेयर टू अदर वो कम है, यानी टैक्स फ्री है, ऑलमोस्ट टैक्स फ्री। इंडियन कंपनीज है तो डिविडेंड इज ऑफ टैक्स फ्री, और द रेट ऑफ द रेट इज लोअर ऑन द डिविडेंड इनकम। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, कंपनीज फॉलो द ट्रेंड ऑफ इशूइंग डिबेंचर टू अक्वायर मोर कैपिटल फंड, acquire more capital fund if taxation ratio is high. Why? Because amount of interest paid on debenture is deductible from the income in lieu of taxation purpose। जो मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं, that it can be we can take benefit of debenture tax, debenture interest. Why? Because it can be deductible as a expenses from the profit, right, in a lieu of taxation purpose. Now the next one, नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो हमारे यहाँ पे बैंक्स हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज एज पर देयर एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड कंडीशंस। वी ऑल नो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो गवर्नमेंट चीजों में ही पैसे लगाती हैं। Trends and condition of all these institutions are considered at the time of formulating capital structure or at the time of alteration of a कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये सिंपल सी बात है, ये हो गया इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स का। ना द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अब फॉरेन वाले क्या सोचते हैं वो सुनना। Foreign investor institutions is such institutions which is established and registered out of India। अरे इतना तो पता ही है ना भाई, आउट ऑफ इंडिया है तभी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। whose objective is to invest in a prescribed securities in India to primary and secondary markets। हाँ ये नया है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इन्वेस्ट इन प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटीज इन इंडिया इन अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी मार्केट। Foreign investment institution has to make a registration with the SEBI and such institutions are permitted to purchase shares and debentures of an Indian company। सिंपल भाषा में, अगर मान लो इनके लिए रूल्स अच्छे बनते हैं, यानी कि जो FII होते हैं, अगर इनके रूल्स जो हैं वो बेटर्स होंगे, मतलब कंफर्टेबल होंगे, और बोल सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस कम होगा, राइट,
रिस्ट्रिक्शंस कम होगा तो ये लोग इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो हाई करेंगे, राइट। और जब ये लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो बेसिकली ये लोग कोशिश करते हैं ना कंपनी में कहते हैं ना, दो रीजन हो सकता है। एक तो कंपनी पे क्या करते हैं, ऑनरशिप के लिए करते हैं, तो ऑनरशिप के लिए करेंगे तो कौन से में करेंगे, इक्विटी में करेंगे। और अगर मान लो एक रेगुलर इनकम के लिए कर रहे हैं तो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। ये मेंटालिटी होती है। सो इट मींस कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है या इनके दिमाग में कब चलेगा, जब डिपेंड करता है कि हमारा सेबी का रूल क्या है। तो सेबी के रूल के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है। तो ये था टोटल आपका 7 पॉइंट इसके, 7 पॉइंट उसके, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्लास आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा लेंदी हो गया। वैसे मैंने कहा भी था कि अगर जो दोनों टॉपिक होगा मैं ट्राई करूंगा कम टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, आई थिंक 30 मिनट्स लगे होंगे। 30 मिनट्स एनफ होते हैं एक क्लास के लिए, 30 मिनट बहुत होता है। और टॉपिक्स जो थे वो मैंने दोनों कवर कर दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।